हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पार्ट 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगी। तो भारतेंदु जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए हैं। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे बहुत दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चुकी थी, पर हमारे साहित्य पर उसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा था। 19वीं सदी के आगे पीछे पूरे देश में नवजागरण की लहर दौड़ गई थी। इस नवजागरण से देसी परिस्थितियों और यूरोप से संपर्क दोनों का प्रभाव हिंदुस्तान पर पड़ रहा था। इसी आधुनिकता की प्रधानतः साहित्य पर भी 3-4 लक्षण या मुख्य विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, जिसमें नंबर 1 है यथार्थ बोध पर आधारित साहित्य की रचना। यानी भारतेंदु का युग आते आते जो हमारे साहित्यकार थे, उनकी रचनाओं में यथार्थ बोध ने स्थान ले लिया। दूसरा, यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ यथार्थ की विषमता का बोध होता है, और इसीलिए साहित्यकारों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषमताओं का उद्घाटन अपनी रचनाओं में व्यापक रूप से करना शुरू कर दिया है। तीसरा, विषमता बोध से उत्पन्न संवेदना में पीड़ा और उस पीड़ा को पाटने का उद्देश्य व्यंजित करने लगा था हमारा हिंदी साहित्य। सामाजिक उत्तरदायित्व से पूर्ण होने पर हिंदी साहित्य का विस्तार और विषय वस्तु काफी व्यापक हो गया। निबंध। भारतेंदु जी ने निबंध लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया, और उस समय यानी उनके समय जो निबंध लिखे गए थे, उनका रूप थोड़ा सा अनगढ़ है। वे ललित, विचारपरक, अनौपचारिक और व्यंग विनोद से परिपूर्ण है। आप लोग को दोस्तों याद होगा कि जब हम लोग 10th में थे तो प्रताप नारायण मिश्र का एक बात निबंध था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। वो काफी विनोदपूर्ण और पढ़ने में काफी रुचिकर था। इनके युग के प्रमुख निबंधकार थे प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, निबंध लेखन जो होता है वह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की छाप उसके निबंध लेखन से ही पता लगता है। यदि आपको किसी व्यक्ति या रचनाकार, साहित्यकार के विचारों का, व्यक्तित्व का गहराई से समझना हो, तो आप उसके लिखे हुए निबंध को पढ़िए। उसमें उसके सभी विचार, व्यक्तित्व, सोच समझ का उसका निबंध एक आईना होता है। जैसे हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें 5 या 10 नंबर का निबंध ऐसे लिखने को आता है। तो ये निबंध लिखवाने का उद्देश्य ही होता है कि व्यक्तित्व का समुचित विकास करना। जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है कि इस टॉपिक पर आपको निबंध लिखने हैं, तो निबंध लिखने का 3 पैटर्न होता है: प्रस्तावना या भूमिका, व्याख्या और निष्कर्ष। तो जब कोई टॉपिक हमको मिलता है, तो जब हम उसकी व्याख्या करते हैं और निष्कर्ष बताते हैं, तो उसी समय हमारी समझ का, जब चाहे बड़े एग्जाम्स हो, चाहे हमारे टीचर्स हो, जब वो हमारा लिखा हुआ निबंध पढ़ते हैं, तब जब वो हमारे विचारों, भावनाओं को, उनको लगता है कि इसने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है और समस्या का समाधान भी बहुत अच्छे से दिया है, तो उन बच्चों को काफी अच्छे नंबर जो है वो निबंध में मिल जाते हैं। तो निबंध लेखन की परंपरा जो है वो बहुत जरूरी है, और खास करके व्यक्तित्व विकास के लिए। तो इसलिए आज भी कोई भी बड़े एग्जाम्स हो, उसमें निबंध लेखन जरूर रहता है। 1000 से 1200 पेज का, शब्दों का, सॉरी। नाटक। तो अब भारतेंदु काल में निबंध लेखन की परंपरा का सूत्रपात हो गया था। अब जो गद्य की दूसरी विधा थी वह है नाटक। नाटक की परंपरा भी भारतेंदु जी ने शुरू कर दिए थे, और इन्होंने महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की है, जो पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ इनके नाटकों के नाम। अपने मौलिक नाटकों के अलावा भी भारतेंदु जी ने बांग्ला और संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया है। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक भारत दुर्दशा
जो है वो प्रतीकात्मक रूप से लिखा गया था। श्री राधा चरण गोस्वामी का बूढ़े मुंह मुहासे तन मन धन अर्पण महत्वपूर्ण नाटक है जो व्यंग विनोद और चुटीलेपन से परिपूर्ण है। उपन्यास। भारतेंदु जी ने अपने समय में उपन्यास लेखन की तरफ भी साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट किया और इनके समय के प्रमुख निबंध लेखकों में श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, बालकृष्ण भट्ट का 100 अजान और एक सुजान, दोनों ही नीतिपरक और उपदेशात्मक निबंध हैं। राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू उपन्यास लिखा, लेकिन इस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम जो है वो मित्रता दोनों की दिखाई गई है। सर्वाधिक इस काल का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, जो काफी लोकप्रिय हुआ था, आज भी लोकप्रिय है, जो अय्यारी तिलस्मी रोचकता और मनोरंजन से भरपूर उपन्यास है। कहानी। भारतेंदु जी ने कहानी लेखन की परंपरा भी अपने समय में शुरू कर दी थी। इन्होंने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक कहानी लिखनी शुरू की, जो ये पूरी नहीं कर पाए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना नामक कहानी लिखा है। अन्य प्रकार की रचनाएं। भारतेंदु जी ने कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण इतिहास लेखन और जयदेव का जीवन लिखकर जीवन चरित्र लिखने की प्रवृत्ति का भी श्री गणेश किया था। यानी कि भारतेंदु जी ने लगभग गद्य की जितनी विधाएं हो सकती थी उन सभी का श्री गणेश अपने समय में कर दिया था और अपने समकालीन साहित्यकारों को प्रेरित किया इन सभी विधाओं में साहित्य लेखन करने की। आलोचना। तो दोस्तों इनके समय में आलोचना लेखन की परंपरा का भी सूत्रपात बहुत ही अच्छे से हुआ। इस युग के रचनाकार साहित्यिक विषयों या कृतियों पर अपने विचार पत्र पत्रिकाओं में ही व्यक्त करते थे, यानी जो आलोचना का सूत्रपात था वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही शुरुआत हुई थी, जो इनका आलोचना का प्रारंभिक स्वरूप था। श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखित जो संयोगिता स्वयंवर था उसको ले करके एक ऐतिहासिक विवाद उस समय छिड़ा था। प्रेमधन ने इनकी समीक्षा अपनी पत्रिका आनंद कदाम्बनी में लिखी थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने भी अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में उसकी समीक्षा लिखा, जिसका नाम दिया सच्ची समालोचना। तो भट्ट जी ने जो समीक्षा लिखी थी उसका अंश मैं थोड़ा सा पढ़ करके सुनाती हूँ। क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुरावृत्त की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही यह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो गया? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दस्तानों और नाटकों के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके आंतरिक भाव किन पहलुओं पर ढलके हुए थे, इन सब बातों का ऐतिहासिक रीति पर पहले पहल समझ लीजिए। तो दोस्तों ये आलोचना का एक उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।